प्यारे भैया बहनों, आज हम अध्याय 6 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सारणियन का अर्थ, सारणियन के उद्देश्य, महत्व, लाभ, उनकी सीमाएं आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद अब हम आते हैं सारणी के प्रमुख भाग, जिसमें पहला पॉइंट है शीर्षक। सबसे पहले सारणी के ऊपर उनकी संख्या दी जाती है तथा उसके नीचे सारणी का शीर्षक दिया जाता है, जिससे स्पष्ट हो सके कि आंकड़े किस संबंध में है, आंकड़े की अवधि क्या है तथा आंकड़े किन राशियों में व्यक्त किए गए हैं। यदि हमारे द्वारा सारणी में भारत के 81 से लेकर 91 तक का निर्यात यदि दिखाना हो तो भारत का व्यापार, निर्यात व्यापार, यह सारणी का शीर्षक होगा। और इसे रुपयों में यदि दिखाना हो तो करोड़ रुपयों में ब्रैकेट में लिखना होता है। इस प्रकार से सारणी बनाते समय सबसे पहले सारणी का शीर्षक लिखा जाता है। उसके बाद उपशीर्षक, दूसरा पॉइंट में उपशीर्षक लिखा जाएगा। इसके अंतर्गत सारणी के अनेक उपशीर्षक हो सकते हैं, उन्हें भी स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। इन उपशीर्षकों को, स्तंभों को खड़ी रेखा से विभाजित कर लिया जाता है और अंत में प्रत्येक स्तंभों के जोड़ने का प्रावधान रहता है। इसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट की ओर, सारणी का मुख्य भाग। सारणी का आकार तैयार कर उसमें आंकड़े लिखे जाते हैं। यह सारणी का मुख्य भाग होता है। सारणी का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें सभी आवश्यक तथ्यों का समावेश हो सके। इसके बाद चौथा पॉइंट है आंकड़ों का स्रोत। सारणी के नीचे स्रोत लिखकर यह स्पष्ट किया जाता है कि सारणी के आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं। यह विशेष रूप से उस समय आवश्यक होता है जब द्वितीयक आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होते हैं। इस तरह सबसे ऊपर जब सारणी की संख्या लिखी जाती है तो संख्या लिख देने से यह पहचान करना सरल हो जाता है कि और भविष्य में उनका उपयोग संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। सारणी का शीर्षक उपयुक्त, स्पष्ट एवं पूर्ण होना चाहिए। शीर्षक न तो बहुत लंबा हो और न ही बहुत छोटा हो। इसमें प्रमुख रूप से 3 बातों का उल्लेख किया जाना उचित माना जाता है। पहला, जिसमें सारणी किस प्रकार के सांख्यिकीय संबंध दिखाए जा रहे हैं। दूसरा, संबंध कहाँ से संबंधित है, अर्थात इन संबंधों का संबंध किन भौगोलिक एवं राजनीतिक सीमाओं से है। और तीसरा पॉइंट है संबंधों का संबंध किस समय अवधि से होता है। उसके बाद उपशीर्षक, जहाँ तक संभव हो सके यह संक्षिप्त में होना चाहिए। उपशीर्षकों को खाने के बीच में लिखा जाना उचित माना जाता है। इसके लिए विभिन्न मापों का प्रयोग किया गया है, तो उपशीर्षक के नीचे यह भी लिख देना चाहिए। उपशीर्षक को सारणी के शीर्षक की तुलना में छोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। सारणी का मुख्य भाग के अंतर्गत यह संख्यात्मक तथ्यों को इसमें भरा जाता है। खानों को, समंकों को खानों एवं पंक्तियों के उपशीर्षक एवं अनुशीर्षक के अनुसार भरा जाना उचित होता है। इसके बाद है 5वां, पाद टिप्पणी। जब सारणी में दी गई किसी बात को और अच्छी तरह से स्पष्ट करना होता है तो इसे इसके नीचे फुट नोट अर्थात टिप्पणी के रूप में लिख दिया जाता है। इस तरह जब सारणी में भरे गए संबंध जिन्हें शीर्षक, उपशीर्षक आदि के द्वारा नहीं समझाया जा सकता, उन्हें स्पष्ट करने के लिए सारणी के मुख्य भाग के नीचे एक संक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणी के रूप में लिख दिया जाता है। इसके बाद 6वां है पंक्ति का शीर्षक।
सारणी की प्रत्येक पंक्ति में जो विवरण लिखा रहता है उसके बाईं ओर उसका शीर्षक रहता है तथा प्रत्येक पंक्ति में पदों का उल्लेख होता है। उदाहरण के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्य दे रहे हैं, तो प्रत्येक वस्तु का उल्लेख होगा, जैसे खाद्यान्न, कोयला, सीमेंट, बिजली आदि। इसके बाद है 7वां पॉइंट, रेखांकन एवं स्थान छोड़ना। रेखांकन एवं स्थान छोड़ना भी सारणी का प्रमुख अंग माना जाता है। उचित स्थान छोड़ने से और उचित रेखांकन करने से सारणी अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली हो जाती है। आंकड़ों को प्रविष्ट करने से पहले रेखाओं से सारणी का एक ढांचा तैयार कर लेना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार किया जा सके। इस तरह सारणी की सुंदरता एवं आकर्षक मुख्यतः उचित ढंग से रेखाओं को खींचने एवं उपयुक्त रिक्त स्थान छोड़ने पर निर्भर करता है। अतः सारणी का ढांचा उचित रूप से तैयार कर लेना चाहिए। रेखाओं को खींचना एवं पद छोड़ने का कार्य विषय के अनुसार किया जाता है। इसके बाद सारणी के सामान्य नियम या सारणी की रचना कैसे की जाए। सारणियन के संबंध में कोई निश्चित नियम बतलाना उचित बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि अनुभव पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसीलिए प्रोफेसर बाउले ने ठीक ही कहा है कि समग्र संकलन तथा सारणियन में सामान्य ज्ञान ही प्रमुख आवश्यकता तथा अनुभव ही प्रमुख शिक्षक होते हैं। फिर भी सारणी बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिनमें पहला है सारणी की संख्या एवं शीर्षक। सबसे पहले सारणी की संख्या दी जानी चाहिए और बीचों बीच सारणी का शीर्षक किया जाना चाहिए, जो पूर्ण, संक्षिप्त एवं स्पष्ट होने चाहिए, ताकि आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन किया जा सके। इसमें साथ ही साथ अवधि का भी उल्लेख किया जाता है। इसके बाद होता है उपशीर्षक। सारणी के प्रत्येक खाने में उपशीर्षक किया जाता है। उसके नीचे संख्या दी हुई लिखी होती है। यदि संख्या बड़ी हो तो उसे हजारों में, लाखों में, 10 लाख आदि लिखकर छोटी बना लेना चाहिए। आंकड़ों की तुलना। जिन समंकों की तुलना की जाती है उन्हें पास पास के स्तंभों में लिखा जाना चाहिए। पंक्तियों की तुलना में स्तंभों से तुलना अधिक अच्छी तरह से की जा सकती है। चौथा पॉइंट है अनुपात, प्रतिशत आदि का प्रयोग। यदि सारणी में अनुपात या प्रतिशत आदि का प्रयोग किया जाए तो तुलना सरलता से की जा सकती है। पांचवा योग। एक सारणी के आंकड़ों के प्रत्येक वर्ग का उपयोग होना चाहिए। जहां सारणी में अनेक खाने होते हैं वहां योग सामने तथा नीचे दोनों दिशाओं में किया जाता है। छठवां है पदों का उचित उल्लेख। सारणी में प्रत्येक पद को उचित महत्व देने के उद्देश्य से उन्हें सही स्थान पर लिखा जाना उचित होता है। उदाहरण के लिए हम पारिवारिक बजट का व्यय बना रहे हैं तो पहले भोजन पर व्यय बताना चाहिए, न कि साबुन पर या अन्य वस्तुओं पर। सातवां पॉइंट है पाद टिप्पणी। यह प्रयत्न होना चाहिए कि सारणी अपने आप में पूर्ण हो, फिर भी यदि स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो नीचे टिप्पणी लिख दिया जाना चाहिए। आठवां है स्रोत। सारणी में प्रत्येक आंकड़े कहाँ से उपलब्ध हुए हैं इसका भी उल्लेख सारणी के नीचे स्रोत लिख कर देना चाहिए, जिससे आंकड़ों के संबंध में कोई संदेह न रहे। अगला पॉइंट है इकाई का मूल्य। आंकड़ों को जिस इकाई में व्यक्त किया गया है उसका मूल्य शीर्षक के पास ही उल्लेख कर देना चाहिए। यदि विभिन्न पदों के लिए विभिन्न इकाइयों का उल्लेख किया जाना है तो प्रत्येक के सामने उनका उल्लेख किया जाना उचित माना जाता है। 10वां पॉइंट खानों का रेखांकन। एक सारणी में कितने खाने होने चाहिए यह सूचना के आकार पर निर्भर रहता है। साथ ही उपलब्ध स्थान पर सारणी का आकार निर्भर रहता है। आंकड़ों को इस प्रकार सारणी में लिखा जाना चाहिए ताकि वे आकर्षक लगे। 11वां पॉइंट है
संख्याओं के स्थानीय मान के अनुसार। जहाँ सारणी में बड़ी संख्याओं को दशमलव का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है, वहाँ उसके नीचे संख्याओं को मान के अनुसार ही लिखा जाना चाहिए। जैसे इकाई के नीचे इकाई, तो दहाई के नीचे दहाई आदि। 12वां पॉइंट, अनुपलब्ध आंकड़े। जिस पंक्ति एवं उप शीर्षक के आंकड़े उपलब्ध न हो वहाँ NA अर्थात नॉट अवेलेबल लिख दिया जाना चाहिए। जहाँ मात्रा शून्य है वहाँ शून्य ही लिखा जाना चाहिए। 13वां पॉइंट, उपसाधन किस अंक तक। यदि संख्याओं में उपसाधन की विधि अपनाई गई है तो कितने अंकों तक इसका उल्लेख सारणी के रूप में करना उचित माना जाता है। 14 पॉइंट है, सारणी का आकार। सारणी का आकार न तो बहुत बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा। यदि सारणी बहुत अधिक हो तो कई सारणियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए और फिर बाद में एक सारांश सारणी भी बनानी चाहिए जिससे सभी सारणियों का सारांश हो। 15 पॉइंट, आकर्षक स्वरूप। सारणी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह आकर्षक बना रहे। और लास्ट है, कॉलम नंबरों का उल्लेख। यदि संभव हो तो सभी कॉलमों के नीचे क्रम में 1, 2, 3 आदि नंबर दिया जाना चाहिए। इससे विशिष्ट परिस्थितियों में आवश्यक जानकारी दी जा सके। अब हम आते हैं सारणियों के प्रकार। सारणियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उद्देश्य के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर और तीसरा है मौलिकता के आधार पर। तो सबसे पहले उद्देश्य के आधार पर, इसमें पहला पॉइंट, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी। इस सारणी का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। इस तरह की सारणियाँ अधिक बड़ी होती है। यह प्रायः प्रकाशित प्रतिवेदनों में पीछे दी हुई रहती है और उससे विभिन्न ढंगों से विभिन्न लोगों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। सरकारी प्रकाशनों एवं जनगणना रिपोर्ट में इस सारणी का अधिक प्रयोग किया जाता है। दूसरा है विशेष उद्देश्य वाली सारणी। यह सारणी सामान्य उद्देश्य वाली सारणी की सहायता से किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है या बनाई जा सकती है। यह आकार में सामान्यतः छोटी रहती है तथा किसी एक निष्कर्ष या कुछ निकट संबंध वाले निष्कर्षों के बनाने के लिए बनाई जाती है। इसके बाद इसी में दूसरा है बनावट के आधार पर। इसमें पहला पॉइंट, सरल सारणी। इस सारणी में विभिन्न समंकों के केवल एक ही गुण का उल्लेख किया जाता है। इसका बनाना अत्यंत ही सरल होता है। इसमें उप विभाग न होकर केवल 2 ही भाग होते हैं। इसके बाद दूसरा जटिल सारणी। जटिल सारणी में से एक से अधिक गुणों का विवेचन होता है। जटिल सारणी मुख्य रूप से 3 तरह की होती है, द्विगुण सारणी, त्रिगुण सारणी तथा बहुगुण सारणी। तो द्विगुण सारणी। द्विगुण सारणी में 2 गुणों वाले समंकों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके 2 या 2 से अधिक अनुशीर्षक हो सकते हैं। निम्नांकित सारणी से यह दिखाया गया है कि 3 कारखानों में कार्य करने वाले पुरुष तथा स्त्री श्रमिकों की संख्या कितनी है। श्रमिकों का लिंगानुसार विभाजन 2 गुणों का सूचक माना जाता है। इसी में त्रिगुण सारणी। त्रिगुण सारणी में 3 गुण वाले समंकों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके लिए पुरुष और स्त्री श्रमिकों को साक्षर और निरक्षर वर्गीकरण कर दिया जाता है, तब यह त्रिगुण सारणी बन जाती है। इसके बाद बहुगुण सारणी। बहुगुण सारणी समंकों की 3 से अधिक विशेषताओं को स्पष्ट करती है। इसमें अनेक गुण वाले समंकों को प्रस्तुत किया जाता है। यदि उपयुक्त सारणी में श्रमिकों की आयु की विशेषताओं को भी जोड़ दिया जाए तो यह बहुगुण सारणी बन जाती है। इसके बाद तीसरा मेन पॉइंट, मौलिकता के आधार पर। मौलिकता के आधार पर सारणियों को 2 तरह से विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है मौलिक सारणी और दूसरा व्युत्पन्न सारणी। मौलिक सारणी
को प्राथमिक या मौलिक समंकों की सहायता से नए सिरे से बनाया जाता है। इसमें समंक मौलिक रूप से दिखाए जाते हैं। इनको वर्गीकरण सारणी भी कहा जाता है। इसी में दूसरा व्युत्पन्न सारणी। व्युत्पन्न सारणी को समंकों को उनके मौलिक रूप में प्रस्तुत न करके समंकों की सहायता से प्राप्त हुए माध्य, प्रतिशत, अनुपात आदि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह इस अध्याय में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सारणियन, उद्देश्य, महत्व, लाभ, सारणी बनाने के मुख्य भाग, सारणी की रचना कैसे किया जाए, सारणियों के प्रकार आदि का हम विस्तार से अध्ययन कर चुके। इसके बाद यह चैप्टर कंप्लीट होता है। शेष अगले वीडियो में।